हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। हम लोगों ने पिछले क्लास में चैप्टर 4 खत्म किया था। चैप्टर 4 में हम लोग पढ़े थे आरएच स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखे थे। और आरएच स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में जो भी कॉन्सेप्ट जितने भी यूज होते हैं वो मैंने आपको सारा अच्छे से क्लियर कर दिया है। और आज हम लोग उसी चैप्टर का प्रॉब्लम देखेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है एग्जाम में प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, वो सब हम लोग प्रॉब्लम्स यहाँ पे उठाएंगे और वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस जो है हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 नोट कीजिएगा। पहले आप लोग, मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए, खुद से वो ट्राई कीजिए, उसके बाद यहाँ पे अगर नहीं बन पाता तो यहाँ पे सॉल्यूशन को देखें। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप सोचेंगे, थिंकिंग एबिलिटी आपका बढ़ेगा। ज्यादा क्वेश्चन आप थिंक कीजिएगा तो आप सॉल्यूशन फिर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने दो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिखा है। दोनों क्वेश्चन को अच्छे से नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट कॉलम ऑफ ए राउट एरे इज गिवन बिलो। पहला कॉलम दिया हुआ, ये पहला कॉलम है, ये पहला कॉलम। जैसे मैंने बताया था जब राउट टेबल बनाते हैं तो यहाँ पावर लिखते हैं, इसका अलग पावर लिखते हैं, जैसे 4 3 ऐसे। और इधर जो होता है ये पहला रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो। समझ में आ रहा है ना? तो ये पहला रो दिया हुआ, ये वाला पोर्शन दिया हुआ, ये वाला। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पे दिया हुआ है द फर्स्ट कॉलम ऑफ ए राउट एरे इज शोन बिलो। राउट एरे का पहला कॉलम दिया हुआ है। ठीक है, हाउ मेनी रूट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, आर देयर इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वही तो होता है ना, उसी का तो हम लोग बनाते हैं ना, 1 प्लस जी एच एस, जी एस एच एस, यही तो होता है ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पे ये कहना चाह रहा है कि इसी का रूट, फिर हम लोग इसी को ड्रॉ करते हैं, आरएच टेबल, राउथ हर्विज टेबल बनाते हैं ना। तो यहां पे बोल रहा है कि हाउ मेनी रूट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर देयर इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन। मतलब कितना रूट जो है इस इक्वेशन का लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताया था कि पहला ये देखते हैं हम लोग, हमेशा याद रखिए, पहला कॉलम देखते हैं, कितना साइन चेंज हुआ वो देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, यहां माइनस है, और ये प्लस है, ये प्लस है। तो साइन चेंज हो रहा है क्या? देखिए कहां साइन चेंज हो रहा है। यहां देखिए, ये यहां पे, यहां से यहां आया तो कोई साइन चेंज, नो साइन, नो, यहां नो। ठीक है, यहां से यहां यस हुआ ना साइन चेंज, प्लस से माइनस। ठीक है, फिर माइनस से प्लस हो गया, फिर यस यहां लिखिए हुआ, और यहां पे नो। ठीक है, तो कितना साइन चेंज आपको दिख रहा है? 2 दिख रहा है, एक यहां और एक दूसरा यहां। क्लियर है? तो 2 साइन चेंज है। तो मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ राइट हैंड पोज जो होता है, राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन कितना पोज लाई कर रहा, वो किससे डिसाइड होता है? वो डिसाइड होता है नंबर ऑफ साइन चेंज के हिसाब से। तो नंबर ऑफ साइन चेंज कितना है? 2। तो राइट हैंड पोल कितना हो जाएगा? राइट हैंड पोल इक्वल टू 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब यहां पे तो ऐसे कुछ रो ऑफ 0 नहीं बन रहा है। रो ऑफ 0 अगर बनता है तभी जाके इमेजिनरी पोल्स एग्जिस्ट करने का चांसेस हो सकते हैं। इमेजिनरी पोल नहीं तो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। अगर रो ऑफ 0 बनता है तभी इमेजिनरी पोल जो है एग्जिस्ट करेगा। ये ध्यान में रखिए, कल ही मैंने नोट में कराया है आपको। ठीक है ना? तो यहां पे रो राइट हैंड पोज जो हो गया 2 हो गया, इमेजिनरी पोज कितना हो गया? इमेजिनरी पोज इक्वल टू 0, क्योंकि रो ऑफ 0 नहीं बनता है। तो बाकी जो बच जाएगा वो हो जाएगा लेफ्ट हैंड पोल्स। लेफ्ट हैंड पोल्स कितना हो जाएगा? इसका कितना पावर दिख रहा है? मैक्सिमम पावर एस टू द पावर 5 दिख रहा है। मतलब एस टू द पावर 5 का मतलब क्या हो गया? 5 रूट्स हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कितने रूट्स बनते हैं? 5 रूट बन रहे हैं। 5 में 2 रूट जो है वो राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है, तो टोटल लेफ्ट हैंड साइड कितना होगा? 3। 5 - 2 = 3। समझ में आया? तो ऐसे वो कैलकुलेट करना है, लेफ्ट हैंड पोल्स कितना होगा तो 3 हो जाएगा। क्लियर है? या लेफ्ट हैंड रूट्स कितना होगा तो 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं आपको बताया था कि पहला रो को हमेशा ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद वहां कितना साइन चेंज हो रहा है उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना साइन चेंज होगा उतना नंबर ऑफ पोल्स जो है राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है। ठीक है, और उसके यहाँ रो ऑफ 0 तो है, बन नहीं रहा है। रो ऑफ 0 अगर बनता है तभी इमेजिनरी पोल्स एग्जिस्ट करने के चांसेस हो सकते हैं, और नहीं तो फिर नहीं होता है।
ठीक है, तो यहाँ पे रो ऑफ 0 नहीं बन रहा है, तो राइट हैंड पोज कितना हो जाएगा 5 - 2 3। समझ में आया? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये स्टेटमेंट बेस्ड है और लिमिटेशंस के ऊपर है, जो मैंने कल लिमिटेशंस लिखाया था आपको उसके बेस पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। द राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया, राउथ RH क्राइटेरिया जो है cannot be applied when the characteristic equation of the system contain any coefficient which is, यहां पे बोल रहा है कि कहां पे RH क्राइटेरिया जो है कहां पे अप्लाइड नहीं है, cannot be applied, कहां पे अप्लाइड नहीं है, मतलब लिमिटेशन एक तरह से पूछ रहा है। when the characteristic equation of the system contains any coefficient, मतलब coefficient मतलब यही तो होता है ना, जैसे यही तो coefficient है, जैसे A0 S⁴, A1 S⁴, ऐसे कर डॉट डॉट, तो यही तो कोएफिशिएंट होता है ना, A1 A0 A1 ऐसे करके। ठीक है, तो यहां पे कहां पे अप्लाइड नहीं होगा, RH जो हम लोग क्राइटेरिया है वो कहां पे अप्लाइड नहीं होगा। तो मैंने कल लिमिटेशन में आपको लिखाया था, अच्छे से लिखाया था कि ये जो होता है A0 जो है A1, ये जो कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट मस्ट भी रियल होना चाहिए। रियल जब रहता है तभी ये मतलब एप्लीकेबल है, RH टेबल वहां लगा सकते जब ये रियल है तभी। समझ में आ रहा ना? अरे तो अगर इमेजिनरी रहता, ये मतलब इमेजिनरी रहता या कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी अगर ऐसा रहता तो वहां पे हम लोग लगा नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा ना? तो इमेजिनरी जहां भी आ गया वहां पे हम लोग RH टेबल नहीं लगा सकते। दूसरा क्या बताए थे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साइनसॉइडल फंक्शन ऑफ एस नहीं होना चाहिए, ये भी तो कल लिमिटेशन में लिखाया था, याद कीजिए। कल जो लास्ट पॉइंट, जो लास्ट टॉपिक मैंने लिखाया था उसमें लिखाया था क्या, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए कोएफिशिएंट। दूसरा क्या लिखाया था, साइनसॉइडल और एक्सपोनेंशियल नहीं होना चाहिए ऑफ फंक्शन, तभी नहीं होना चाहिए, तब RH टेबल क्राइटेरिया जो है एप्लीकेबल है। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पे देखिए, नेगेटिव रियल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ये करेक्ट है। नेगेटिव रियल तो है ना, नेगेटिव रियल से कोई मतलब नहीं है, एप्लीकेबल है, RH टेबल तो हम लगा सकते हैं, रियल होना चाहिए बस, नेगेटिव चाहे पॉजिटिव रियल होना चाहिए, ये सही है। लेकिन ये रॉन्ग है, चलिए, लेकिन ये तो इसलिए इसको आंसर ए नहीं होगा। ठीक है, बी में क्या बोल रहा है, नेगेटिव रियल, अब फिर यहाँ पे बोथ एक्सपोनेंशियल एंड साइनसॉइडल फंक्शन ऑफ फेस, ठीक है ये गलत है, इसमें एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इसमें तो एप्लीकेबल है ना RH टेबल। सी क्या दिया, बोथ एक्सपोनेंशियल एंड साइनसॉइडल फंक्शन ऑफ फेस, ठीक है ये भी मतलब ये भी सही है, इसमें एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन यहां देखिए ऑप्शन डी जो है मोर सटीक है, क्योंकि ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, कॉम्प्लेक्स बोथ एक्सपोनेंशियल एंड साइनसॉइडल फंक्शन ऑफ एस, मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी टर्म भी उसमें होना चाहिए, बस रियल नहीं। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है रियल, जैसे x + jy, ये रियल है और ये इमेजिनरी है, तो कॉम्प्लेक्स मतलब यही होता है, रियल एज वेल एज कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजिनरी, दोनों कॉम्बिनेशन को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो जहां भी इमेजिनरी आ जाता है वहां एप्लीकेबल नहीं RH टेबल। तो मोर सटीक कौन दिख रहा है, डी ऑप्शन इज द मोर सटीक ऑप्शन, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और साइनसॉइडल भी नहीं होता है और कॉम्प्लेक्स में भी नहीं होगा, जिसका मोर सटीक ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए स्टेटमेंट बेस्ड लिमिटेशन इसलिए मैंने लिखाया था क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको बस पता हो जाएगा लिमिटेशंस क्या है, तो बस इसको आराम से टिक कर सकते थे। थोड़ा कंफ्यूजन था इसमें, क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, आप इसको नोट कीजिएगा, उसके बाद देखिए बनता है कि नहीं बनता। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, क्या लिखा हुआ देखिए, वाइल फॉर्मिंग मतलब जब हम लोग वाइल फॉर्मिंग राउथ एरे मतलब राउथ टेबल जब बनाते हैं, द सिचुएशन ऑफ ए रो ऑफ 0, ये क्या है, रो ऑफ 0, ROZ जो कल मैंने बताया था आपको, ROZ, ये है ROZ का कंडीशन। जब ऐसा सिचुएशन आता है, रो ऑफ 0 का सिचुएशन आता है, इंडिकेट्स दैट द सिस्टम, ये क्या इंडिकेट करता है बताइए, जब R ऑफ Z होता है, रो ऑफ 0 आता है, किसी भी जब हम लोग राउथ टेबल बनाते हैं तो ये क्या इंडिकेट करता है सिस्टम का, वो इंडिकेट क्या करता है बताइए, मैंने कल नोट कराया था आपको, हैज सिमेट्रिकली लोकेटेड पोल्स, सिमेट्रिकली लोकेटेड पोल्स होता है, मैंने बताया था आपको कि कल जब ROZ ऑकर होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो पोल्स है, कुछ पोल्स जो है वो ओरिजिन के अबाउट जो है सिमेट्रिकल होंगे, यही ना बता रहा था कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होंगे, यही तो कल मैंने बताया था। तो यही ए ऑप्शन यहाँ पे आपको करेक्ट लग रहा है कि सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन, इज नॉट सेंसिटिव टू वेरिएशन इन गेन, ये तो मैंने कल बताया ही नहीं, तो इसमें कुछ होता ही नहीं है, ये तो ऑप्शन ऐसे भी गलत है, सेंसिटिविटी यहाँ पे कहाँ आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या, इज स्टेबल,
जब भी अगर सिमेट्रिकल होता है तो कभी भी वो स्टेबल सिस्टम नहीं होगा, वो कभी भी स्टेबल सिस्टम नहीं, या तो वो मार्जिनली स्टेबल होगा या तो फिर अनस्टेबल हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे मार्जिनली स्टेबल और अनस्टेबल हो सकता है, ये भी गलत हो गया। और ये अनस्टेबल, तो ये अनस्टेबल पूरा नहीं हो सकता ना, मार्जिनली स्टेबल भी तो है, तो ये यूनिवर्सली इसको नहीं बोल सकते कि अनस्टेबल ही होगा, हो सकता है वो मार्जिनली स्टेबल हो, इसलिए ये भी रॉन्ग होगा। इसलिए यहाँ पे मेन सटीक आंसर क्या है, ए हैज सिमेट्रिकल लोकेटेड रूट्स, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जब आर ओ जेड ऑकर होता है तो रूट्स जो है, कुछ रूट्स जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के कुछ रूट्स जो है वो क्या होते हैं, सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन होते हैं। समझ में आ रहा ना, तो इसलिए ये ए ऑप्शन जो है इसमें बहुत ज्यादा सटीक है और ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है। तो स्टेटमेंट बेस्ड कैसे क्वेश्चन आ रहा है आपको, मैंने सारा चीज बता दिया, वैसे क्वेश्चन यहाँ पे भी आ रहे हैं, सेम देख ही रहे हैं आप। तो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, देखते हैं। बोल क्या रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट को कंसीडर कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया गिव्स। राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया जो है क्या देता है, ये आपको निकालना है, क्या इंफॉर्मेशन देता है हम लोग को। तो मैंने आपको लिखाया था पर्पस ऑफ, याद है फर्स्ट क्लास में लिखाया था पर्पस ऑफ आरएच क्राइटेरिया। ठीक है, तो पर्पस क्या था, पहला क्या है, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी बताता है, करेक्ट है ये, क्योंकि एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है कि कितना नंबर ऑफ पोल्स जो है लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है वो बताना। ठीक है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी बताता है। ठीक है, दूसरा क्या है, द नंबर ऑफ रूट्स, द नंबर ऑफ रूट्स लाइंग ऑन द राइट हाफ ऑफ स्प्लेन, ये भी बताता ही है, क्योंकि कितना नंबर ऑफ पोल्स, ये भी करेक्ट है, क्योंकि कितना नंबर ऑफ पोल्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं और साइन चेंज जितना होता है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कितना नंबर ऑफ पोल्स जो है राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है। ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है उसके हिसाब से। क्लियर है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, द गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन, इसके बारे में मैंने कुछ बताया, अभी नहीं बताया आपको, क्योंकि गेन मार्जिन फेज मार्जिन हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लासेस में, वो जब पोलर प्लॉट वगैरह पढ़ेंगे तब आएगा। लेकिन राउथ आरएच क्राइटेरिया में ये सब हम लोग कुछ नहीं निकाल सकते, फेज मार्जिन और गेन मार्जिन नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे कैलकुलेट गलत है। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे गेन मार्जिन फेज मार्जिन कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब पोलर प्लॉट वगैरह पढ़ेंगे तब हम लोग इसके बारे में देखेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे मेन क्या है, ये एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी बताता है। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ रूट्स लाइंग ऑन द राइट हाफ ऑफ द स्प्लिन को बताता है। तो ये दो ऑप्शन ही यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 and 2। ठीक है, 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी थर्ड जो है रॉन्ग है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस आपको बस समझना है क्वेश्चन को क्या बोलना चाह रहा है, अब बस आंसर कर देना है। ठीक है, आपको अगर बेसिक क्लियर है, हर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हर चीज आप आसान से टिक करके आएंगे। ठीक है, और नहीं तो फिर अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, हर चीज में कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या दे रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गिवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसके लिए कौन सा ऑप्शन ट्रू है वो कैलकुलेट करना है। तो ये आपका दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है 1 + GH ऑफ S, ये दिया हुआ है आपका। तो यहां पे बोल रहा है इट हैज, चार ऑप्शन देखिए, इट हैज ओनली 1 रूट ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, इट हैज 2 रूट्स इन द राइट हाफ ऑफ दिस प्लेन, द सिस्टम इज स्टेबल, द सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। क्लियर है। तो ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या बताया था आपको, क्या कि पहले आपको आरएच टेबल फॉर्म करना होगा। आरएच टेबल फॉर्म करने के बाद आपको देखना होगा कितना, पहला कॉलम को ऑब्जर्व करना होगा, पहला कॉलम को ऑब्जर्व कीजिए और उसके बाद कितना नंबर ऑफ साइन चेंज हो रहा है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि पोल्स कहां लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम इस क्वेश्चन के लिए आरएच टेबल फॉर्म करेंगे। देखिए यहां मैं बना रहा हूं उसका, इसको रब कर रहा हूं, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, तो मैंने इसको रब कर दिया है। देखिए क्या दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 + GHS दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है आपका 2s⁴ + s³ + 3s² + 5s + 10 = 0, यही तो दिया हुआ है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, आरएच टेबल फॉर्म कीजिए पहले, आरएच टेबल ये फॉर्म करना पड़ेगा। तो जो लीडिंग पावर है, सबसे पावर कौन सा, s⁴, उसको पहले लिखिए। ठीक है, और एक लाइन खींच दीजिए यहां पे, उसके बाद उसके बाद क्या लिखिए, इसका कोएफिशिएंट्स लिखिए जो है, तो यहां पे 2 है तो 2 लिख दीजिए। ठीक है,
अब उसके बाद क्या है, अल्टरनेट वे में मूव कीजिए, ये यहां फिर यहां से यहां आएगा, ठीक है। तो क्या दिख रहा है, 3 से कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, 3 और 10, सबको नोट कर दीजिए। समझ में आ रहा ना। अब यहाँ पे 2 3 10 आ गया। अब यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, एक रिड्यूस करिए, s⁻3, समझ में आ रहा है। तो s⁻3 का क्या है यहाँ पे, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे उसका कोएफिशिएंट 1 लिखिए, अल्टरनेट मूव कीजिए, ये है 5 तो इसका 5 लिख दीजिए, और आगे कुछ नहीं है तो 0। मैंने ये नोट कर दिया। अब आपको क्या निकालना है, s⁻2। ये निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इसके ऊपर वाला ही रो देखिए, ये वाला सीन जो है इसको कंसीडर कीजिए। पहले क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस कीजिए और डिवाइडेड बाय ये 1 को डिवाइड कर दीजिए। यही तो रहता है ना प्रोसेस। तो क्या होता है, 1 × 3 माइनस 2 × 5 डिवाइड बाय 1 कितना होगा बताइए, 3 - 10 कितना हो गया, 3 - 10 -7, तो -7 यहां पे इसका आ गया वैल्यू। क्लियर यहां तक। उसके आगे चलिए, यहां पे आइए, ये इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इससे फिर डिवाइड कर दीजिए। तो क्या होगा, इसके यहां का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 1 × 10, समझ में आ रहा ना, -2 × 0 डिवाइड बाय 1, यही तो था। क्लियर। अब यहां पे क्या है, 2 × 0 0 हो गया, 1 × 10 क्या हो जाएगा 10, और यहां इसका वैल्यू 10 आ गया, तो यहां पे 10 लिख दीजिए यहां पे, समझ में आ गया। अब यहां आगे 0 है तो 0। अब यहां पे s⁻1 का आपको निकालना है, s⁻1 का निकालना है आपको। तो यहां पे आपको क्या करना होगा, जस्ट उसके ऊपर वाला सेम फॉलो कीजिए, यहां पे इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो क्या होगा, -7 × 5 -7 × 5 माइनस 10 × 1 10 × 1 डिवाइड बाय क्या है, -7 है। समझ में आ गया ना। तो ऐसे करना है आपको हर चीज का प्रोसेस। अब इसका वैल्यू कितना आएगा, 7 × 5 35 -35 आ गया, और यहां पे कितना हो गया, -35, और ये -10 डिवाइड बाय -7, तो कितना हो गया, 45/7। ये क्या हो गया, 45/7 आ गया। समझ में आ रहा ना। अब यहां पे फिर इसको यहां से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर यहां पे ये करके, तो यहां पे दोनों तो 0 है, तो यहां पे 0 आ जाएगा आपका। अब यहां s⁻0 कीजिए, फिर से निकालिए। अब इसको फिर से यहां पे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे, तो ये इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 450/7 आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, डिवाइड बाय 45/7, तो कितना आ गया, फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 10 आएगा इसका। तो यहां पे हम लोग RS टेबल जो है फॉर्म कर चुके हैं, क्रिएट कर लिए हैं अपना RS टेबल जो है क्रिएट कर लिए हैं। अब बस यही है, पहला रो है उसको ऑब्जर्व करना है आपको, ये रो को ऑब्जर्व करना है। तो ये रो क्या है, पहला देखिए, पहला कॉलम, सॉरी रो नहीं कॉलम, 2 1 -7 है, 45/7 है, उसके बाद 10 है। अब यहां पहला कॉलम जो बना लिया हम लोग, अब इसमें देखिए साइन चेंजेस क्या हो रहा है। तो यहां पे प्लस है, यहां प्लस है, ये माइनस है, फिर यहां प्लस है, फिर यहां प्लस है। तो साइन चेंज देखिए, यहां प्लस से प्लस जा रहे हैं, नो साइन चेंज। यहां देखिए प्लस से माइनस जा रहे हैं, साइन चेंज यस, फिर माइनस से प्लस जा रहे हैं, फिर यस, और यहां प्लस से प्लस जा रहे हैं, नो। तो कितना साइन चेंज दिख रहा है आपको, 2 साइन चेंज हो रहा है। क्लियर है। अब यहां पे आपको कोई ROZ दिख रहा है क्या, ROZ दिख रहा है क्या, नहीं, नो, कोई ROZ नहीं दिख रहा है आपको, मतलब इमेजिनरी पोल्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब यही हुआ ना, इमेजिनरी पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां पे क्या लिख रहा है, पहला ऑप्शन क्या है, इट हैज ओनली 1 रूट ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। यहां तो रूट ला ही नहीं करेगा क्योंकि ROZ ऑकर नहीं कर रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया वहीं पे। दूसरा ऑप्शन क्या दिख रहा है, इट हैज 2 रूट्स इन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में 2 रूट है, तो यहां पे साइन चेंजेस कितना दिख रहा है, 2, तो ये करेक्ट है। 2 जितना साइन चेंज होता है उतना नंबर ऑफ रूट्स जो है राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाई करता है, एग्जिस्ट करता है, इसलिए बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। द सिस्टम इज स्टेबल, ये सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर पोज जो है लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में लाई करता है तो वो सिस्टम ऐसे भी अनस्टेबल हो जाता है। ये सिस्टम भी गलत है। तीसरा क्या है, द सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल, सिस्टम अनस्टेबल है, मार्जिनली स्टेबल तो होने, ये भी गलत है।
तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको ऐसे करना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता तो ऐसा आपको तुरंत क्रिएट करना है। ये आपको समझा रहे से टाइम लग रहा है, नहीं तो ये तुरंत एक एक स्टेप में बन जाता है, थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन करना है। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 10, 10 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम इज s cube plus 3s square plus 3s plus k equal to 0 is stable for which value of k। यहां पे जो k है ये अननोन है, ठीक है, ये k क्या है, अननोन है। आपको क्या बोल रहा है कि ये k का वो वैल्यू निकालिए, वो वैल्यू निकालिए k का जिसमें सिस्टम जो है स्टेबल हो जाए। समझ में आ रहा ना, सिस्टम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो आपको कैलकुलेट करना कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, कोई यार टफ नहीं है। इसमें भी सब में आर एस टेबल बनाना है, इसमें भी आपको आर एस टेबल फॉर्म करना है, ठीक है। तो यहां पे आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है क्या, 1 प्लस जी एस एच ऑफ एस दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 3s प्लस k इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे आपको आर एस टेबल बनाना है, तो आर एस टेबल बनाइए ना, क्या दिक्कत है। देखिए एस क्यूब है, पहला लीडिंग पावर लिखते हैं हम लोग, तो एस क्यूब है, इसका क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 यहां पे लिख दीजिए 1। उसके बाद अल्टरनेट जाइए, 3 है तो 3 लिख दीजिए। फिर एस स्क्वायर आ जाता है, एस स्क्वायर में क्या है, 3 दिया हुआ है, तो 3 यहां पे कर दीजिए। उसके बाद के, तो यहां पे के हो जाएगा। फिर एस टू द पावर 1 है, ठीक है, एस टू द पावर 1, ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इसके मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय 3 करना है, तो क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू के डिवाइड बाय 3, मतलब क्या आ गया, 9 माइनस के बाई 3, यही आ गया ना। तो 9 माइनस के बाई 3 कर दीजिए इसको। समझ में आया? आगे कोई टर्म ही नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा इधर। यहां समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए। अब यहां पे s टू द पावर 0 है, ये निकालना है आपको। तो ये क्या कीजिए, इसको भी क्या करना होगा, जैसे इसके ऊपर रो देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर माइनस करना है और डिवाइड बाय ये करना है। तो इसको, ये तो 0 हो गया, इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे k ही आएगा, क्योंकि देखिए 9 माइनस के बाई 3 है, इंटू के कीजिएगा, माइनस 0 होगा, डिवाइड बाय के कीजिएगा, सॉरी 9 माइनस के बाई 3 होगा डिवाइड में, तो ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा खाली के। समझ में आया? तो ये आर एस टेबल हम लोग के टर्म्स में ही निकाल लिए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन को हम ढंग से पढ़ना है, बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर विच ऑफ द वैल्यू ऑफ के, बोल रहा है कि ये सिस्टम जो है स्टेबल होगा, कब स्टेबल होगा, फॉर विच वैल्यू ऑफ के का ऐसा वैल्यू निकालना है कि सिस्टम स्टेबल हो जाए, मतलब कंडीशंस निकालना है। तो यहां पे आपको मैंने बताया था कि हमेशा पहला रो को लिखिए, पहला रो को आपको लिखना है। तो पहला रो क्या है, यहां पे देखिए फर्स्ट कॉलम बार बार रो बोल दे रहा हूं, फर्स्ट कॉलम को देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 3 9 माइनस के बाई 3, ठीक है, और क्या है, के है, यही तो फर्स्ट कॉलम है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, साइन चेंज करना है, चेक करना है। तो ये प्लस है, तो यहां पे आप नहीं बोल सकते, यहां पे के का वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि यहां पे ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आपका डिपेंड करेगा के वैल्यू पे। अगर के का वैल्यू, सोचिए, अगर के का वैल्यू ग्रेटर देन 9 हो जाता है, के का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 9 हो जाता है, मतलब 9 माइनस सपोज 10 बाई 3, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, आया कि नहीं, 9 माइनस 10 मतलब क्या हो जाएगा, -1 बाई 3, तो यहां पे नेगेटिव आ जाएगा जब के का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 9 होता है तो, ठीक है। तो यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव हमको नहीं चाहिए, क्योंकि साइन चेंज अगर होगा, अगर साइन चेंजेस होता है तो सिस्टम क्या हो जाता है, अनस्टेबल सिस्टम होता है, मतलब राइट हैंड पोज जो है लाई करेंगे। लेकिन हम लोग अपने को क्या चाहिए, स्टेबल सिस्टम चाहिए, स्टेबल सिस्टम होने के लिए क्या होना चाहिए, सबका साइन जो है सेम होना चाहिए, और रो 0 भी नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे
रो ऑफ जीरो भी नहीं आना चाहिए, रो ऑफ जीरो नहीं बनना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हमको ऐसा सेट करना होगा। और यहां पे देखिए ये के है, तो यहां पे एग्जैक्टली क्या होगा, के का वैल्यू को ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा कि नहीं। के का वैल्यू को अगर जीरो ग्रेटर देन, स्टेबल होने के लिए के का वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर ये लेस देन जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, -1, तो साइन तो फिर भी चेंज हो जाएगा ना। समझ में आ रहा ना क्या बोलना चाह रहे हैं, साइन चेंज हो जाएगा, साइन को सेम रखना है स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ पे जो के था लास्ट में, तो के ही था ना यहाँ पे, इसको भी ग्रेटर देन जीरो होना होगा, और इसको भी 9 - k/3 को भी ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ये कंडीशन होता है स्टेबल के लिए, ये स्टेबल होने के लिए। मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो होगा तब तो पॉजिटिव होगा ना, ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या, प्लस पॉजिटिव। यहाँ भी के का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा तभी पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे के का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है और इसको भी ग्रेटर देन जीरो होगा, तो यहाँ पे देखिए कंडीशन चेंज कीजिए, चेक कीजिए क्या होगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, जीरो हो गया, तो 9 - k ग्रेटर देन जीरो, -k ग्रेटर देन -9, इसको इधर ले गए -9 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होता है, जब भी इक्वालिटी होता है वो चेंज हो जाता है। इक्वालिटी यहाँ पे अब चेंज हो जाएगा, -9 × -1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा k लेस देन 9। क्या कंडीशन आ रहा है, k का वैल्यू जो है लेस देन 9 आना चाहिए। इसका कहने का मतलब है k का वैल्यू लेस देन 9 होना चाहिए। और k इससे पहला कंडीशन क्या है, k ग्रेटर देन 0, और दूसरा कंडीशन क्या आ रहा है, k शुड बी लेस देन 9। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है, k जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, k शुड बी लेस देन 9, मतलब k का वैल्यू 0 से बड़ा होकर के 9 से छोटा होना चाहिए। इस दोनों के बीच के रेंज में रहना चाहिए, तभी ये स्टेबल सिस्टम हो सकता है। अगर सपोज अगर आप पुट कर देते हैं k का वैल्यू लेस देन 0, मतलब k का वैल्यू -1 पुट करेंगे। मान लीजिए ये कंडीशन नहीं फॉलो कर रहे हैं, मैं एग्जांपल लेकर बता रहा हूं। अगर k का वैल्यू अगर -1 पुट करते हैं, मतलब लेस देन 0, तो यहां पे -1 आ जाएगा, आया कि नहीं बताइए, यहां -1 आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -- प्लस तो +1, चलिए ये पॉजिटिव मिल गया, ये पॉजिटिव मिल गया, लेकिन ये तो नेगेटिव मिल गया ना, मिला कि नहीं। अगर नेगेटिव एक भी मिल गया तो एक साइन चेंज तो दिख रहा है ना, कोई एक साइन चेंज यहाँ पे दिख रहा है। अगर साइन चेंज होगा तो क्या होगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये गलत है, आप लेस देन के नहीं ले सकते, के लेस देन लेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो गया, -1 हो गया, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, चलिए इसका पॉजिटिव आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका वैल्यू -1 हो गया, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव हुआ तो साइन चेंज हो गया, साइन चेंज हुआ मतलब सिस्टम अनस्टेबल हो गया। लेकिन अपने को क्या चाहिए, स्टेबल सिस्टम चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे के लेस देन 0 नहीं ले सकते, के ग्रेटर देन 0 लेंगे। अब यहाँ पे देखिए के ग्रेटर देन 11 लेते हैं, सॉरी के ग्रेटर देन 9 लेते हैं, मतलब 10 ले लिए, के का वैल्यू क्या ले लिए 10। अब यहाँ पुट कीजिएगा तो क्या है, यहाँ पे के है और यहाँ पे के है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 - 10/3। ये क्या हो गया, नेगेटिव आ गया, -1/3 आ गया, मतलब नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा। और इसका वैल्यू चलिए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 10, ये पॉजिटिव है। फिर भी साइन चेंज दिख रहा है ना आपको, साइन चेंज दिख रहा है। इसलिए यहाँ पे रेंज डालिए, रेंज जो है 0 से लेकर के 9 तक में ही ऐसा, मतलब के का वैल्यू होना चाहिए, सो दैट द सिस्टम जो है स्टेबल मिले हमको। समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें देखिए 0 से लेके 9 तक के का वैल्यू कौन हो सकता है, -6 तो हो नहीं सकता क्योंकि लेस देन 0 है, ये रॉन्ग हो गया। 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि हमको ग्रेटर देन 0 चाहिए, ना ही इक्वल भी नहीं है, इक्वल भी नहीं चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, ये भी नहीं होगा, गलत हो गया। अब यह है कि -12 भी नहीं होगा क्योंकि लेस देन 0। अब एक लौता 5 बच गया, 5 क्योंकि जो रेंज के बीच में लाई कर रहा है, 0 से 9 के बीच में लाई कर रहा है ना 5, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अगर यहाँ 5 पुट कीजिए, 5 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 - 5/3 क्या हो गया, 4/3 मिल गया। 9 - 5/3 क्या हो गया, 4/3 मिल गया, मिला ना। ये क्या है, पॉजिटिव है। उसी तरह यहां भी क्या हो जाएगा, 5 होगा, तो क्या मिल रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव, सिस्टम क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो k = 5 के लिए ही सिस्टम क्या मिलेगा, स्टेबल मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। तो जब भी स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबल सिस्टम की बात करें, हमको बस कंडीशन को ग्रेटर देन 0 करके चेक कीजिएगा, हर कंडीशन को k ग्रेटर देन 0 चेक करके चेक कीजिएगा। मतलब फर्स्ट कॉलम जो भी है, जो भी फर्स्ट कॉलम में आया कंडीशन चेक करना बोलेगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे वैल्यू ऑफ k निकालना है तो आपको ग्रेटर देन k ग्रेटर देन 0 करके आपको कैलकुलेट करना होगा। k ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, k सब कंडीशन में चेक करना होगा ग्रेटर देन 0 करके, और उसके बाद k का कंडीशन देखिए क्या आंसर आ रहा है। समझ में आ रहा ना। तो मैंने आपको बता दिया अच्छे से, यहाँ पे आपको कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7,
फिर क्वेश्चन 7 देखिए। क्वेश्चन 7 क्या है, दो दिया हुआ है, असर्शन एंड रीजन, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको पढ़ना है और उसको डिकोड करके देखना कि कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, ए बी सी डी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जनरली मतलब थोड़ा सा मतलब थोड़ा टफ रहता है, समझ नहीं आता प्रॉपरली क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखिए, पढ़िए क्या दिया हुआ है। ए देखिए, स्टेटमेंट ए जो है, फॉर ए सिस्टम टू बी स्टेबल, एक पार्टिकुलर सिस्टम को स्टेबल होने के लिए ऑल कोएफिशिएंट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स मस्ट बी पॉजिटिव। जितने भी कोएफिशिएंट है किसी भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का, वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये है पहला रीजन। आर दिया हुआ, ऑल पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ अ सिस्टम इज ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी। क्या दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर सारा कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो जाता है तो क्या ये सफिशिएंट कंडीशन है स्टेबल होने का? बताइए। ये आपका दूसरा कहने का मतलब, दूसरा जो स्टेटमेंट है उसका रीजन यही, कहने का मतलब यही है कि अगर कोएफिशिएंट जो है पॉजिटिव होता है तो सिस्टम स्टेबल होगा, एक यही कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन समझ ना, स्टेबिलिटी की कंडीशन होने के लिए आपको कोएफिशिएंट जो है पॉजिटिव होना चाहिए, ये आपका बोल रहा है। और देखिए इसमें थोड़ा सा कंट्राडिक्टिंग है। पहला क्या बोल रहा है कि फॉर अ सिस्टम टू बी स्टेबल, सिस्टम को स्टेबल होने के लिए ऑल कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल का मस्ट बी पॉजिटिव, सारा कोएफिशिएंट जो है पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, हाँ पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखिए a नॉट s टू द पावर n, a1 s टू द पावर n माइनस 1, फिर a2 s टू द पावर n माइनस 2, डॉट 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 लास्ट में an इक्वल टू 0, यही तो होता है ना पॉलिनोमियल। अगर यहीं पे देखिए, यहां पे अगर सबका साइन सेम रहेगा, सारा कोएफिशिएंट का साइन सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल हो सकता है या अनस्टेबल हो सकता है। ठीक है, सिस्टम स्टेबल होता है या अनस्टेबल होगा, ये कैसे पता चलेगा? वो हम लोग आर स्टेबल से पता करते थे ना। अगर यहीं पे किसी का साइन माइनस हो जाता है, कि कोई कोएफिशिएंट का साइन चेंज हो जाता है, तो हम डायरेक्टली यहां बोल सकते हैं कि सिस्टम क्या हो जाएगा, या अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि साइन क्या है, चेंज है। समझ में आ रहा है ना? तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहां पे बोल रहा है कि जो सेकंड क्वेश्चन, ऑल पॉजिटिव कोएफिशिएंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ अ सिस्टम इज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी। नहीं, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव रहता है तो सिस्टम स्टेबल हो भी सकता है, सिस्टम स्टेबल हो भी सकता है या अनस्टेबल भी हो सकता है। ये इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग आर स्टेबल फॉर्म करते हैं। अगर साइन चेंज होता है पहला कॉलम का तो सिस्टम जो है अनस्टेबल होगा, अगर साइन चेंज नहीं होता है तो सिस्टम जो है स्टेबल होगा। ये कंडीशन था, समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पे अगर सारा चीज पॉजिटिव होता है, इफ ऑल पॉजिटिव कोएफिशिएंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ अ सिस्टम इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी। नहीं, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है, फॉल्स, क्योंकि ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। सफिशिएंट मतलब बस इतना ही कोएफिशिएंट काफी है, कहने का मतलब सफिशिएंट कंडीशन का मतलब होता है कि इतना कंडीशन काफी है कि इसका जो पॉलिनोमियल, इसका पॉलिनोमियल का जो कोएफिशिएंट है उसका रूट्स पॉजिटिव हो, ये काफी है सफिशिएंट। नहीं, इतना काफी कैसे है? क्योंकि हम लोग ये पॉजिटिव हो तो आर स्टेबल फॉर्म करते हैं, और उसके बाद देखते हैं पॉजिटिव होने के बाद भी उसमें साइन चेंजेस होते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल लेके ही बताया है, कितना एग्जांपल, पहला 2 एग्जांपल जो था इसी के ऊपर था। तो यहाँ पे सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है, स्टेबल भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। पहला क्या है, फॉर ए सिस्टम टू बी स्टेबल, किसी सिस्टम का स्टेबल होने के लिए ऑल कोएफिशिएंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मस्ट बी पॉजिटिव। हाँ, अगर सब पॉजिटिव है तो स्टेबल हो सकता है। समझ में आ रहा ना? ये कहने का मतलब है, पहला क्या है, अगर पॉजिटिव है तो सिस्टम जो है स्टेबल हो सकता है। समझ में आ रहा ना? तो ये कंडीशन तो होना चाहिए कि सब कोएफिशिएंट जो है पॉजिटिव होना चाहिए, तभी सिस्टम स्टेबल हो सकता है, कहने का मतलब। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है पूरा, क्योंकि वो बोल रहा है कि ऐसा ये सफिशिएंट कंडीशन है, मतलब ये कंडीशन काफी है स्टेबल प्रूफ करने के लिए। नहीं, वो प्रूफ नहीं है, काफी नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट जो है ठीक से पढ़िएगा, प्रॉपर समझ आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्लियर? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 7 खत्म होता है। चलिए, तो यहीं पे हम लोग इतने ही क्वेश्चन देखते हैं। आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 5 रूट लोकस, जिसका नाम है रूट लोकस स्टार्ट करेंगे। वो भी अच्छा चैप्टर है, मतलब इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे ड्रॉ किया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, वहां पे प्लॉटिंग स्टार्ट होगा अगले चैप्टर से।
डायग्राम वगैरह बनाना कैसे बनाया जाएगा वो सब इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आप देखिए, आगे हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे डिस्कस। मैं अभी भी क्वेश्चन लेके आता ही रहता हूँ, तो यहाँ पे आपको आगे डिस्कस करेंगे। आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी डाउट होगा पूछिए। आपको हम लोग का जो ग्रुप है जेनिक जेई जो ग्रुप है उसमें आप पूछिए, ठीक है। बस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।